टू फिजिक्स क्वीन। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने जो हमारा CSIR नेट नवंबर 2020 का फिजिकल साइंस का पेपर था, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए। आज के इस सेशन में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के हमारे डिस्कशन को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर नॉइज इज गिवन टू बी अबाउट 8 hours at the particular 85 dB, right? So 90 seconds at the particular 110 decibels. So assuming linear noise tolerance response of the ear, so an increment of 3 decibel in noise level in this range would reduce the exposure time by roughly. तो हमें बताना है कि exposure time कितना roughly reduce हो जाएगा यदि जो है वो नॉइज़ लेवल को हम लोग 3 डेसिबल से जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको लीनियर ट्रेंड गिवन है। ट्रेंड का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका एक ग्राफ गिवन है, राइट। यहाँ पे आप टाइम यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे जो है बच्चों आपका डेसिबल्स होगा, राइट। सो यहाँ पे इस एक्सिस पे मैं डेसिबल रिप्रेजेंट करूँगा। क्वेश्चन में गिवन है कि जब डेसिबल 85 होता है ना, 85 डेसिबल्स होता है, तो उस केस में आपका जो है एक्सपोजर टाइम जो है वो कितना है। एक्सपोजर टाइम इज़ 90 सेकेंड्स, राइट। ये 90 सेकेंड्स है, राइट। और जैसे सॉरी नॉट 90 सेकेंड, 8 आवर्स, राइट। यहाँ पे 8 आवर्स है, टाइमिंग गिवन है आपको, दिस इज़ 8 आवर्स। अब जैसे ही वहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेसिबल हम बढ़ा देते हैं, 110 कर देते हैं डेसिबल, तो उस केस में एक्सपोजर टाइमिंग आपका रिड्यूस हो जाएगा और वो लीनियरली रिड्यूस होगा। और कितना हो जाएगा, जैसे ही आप 110 डेसिबल करते हैं तो उस केस में आपका जो है एक्सपोजर टाइमिंग जो है ईयर का वो कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड्स हो जाएगा। ये सेकंड में है आपका और ऊपर वाला आवर्स में है। अब ये पॉइंट आपका ए था इनिशियली और ये पॉइंट बी था। क्या आप इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में, क्या इसका एक्सपोजर टाइम है ना, एक्सपोजर टाइम पर यूनिट डेसिबल निकाल सकते हैं? पर यूनिट डेसिबल यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सपोजर टाइम कितना होगा, तो आप बता सकते हैं डेफिनेटली। कैसे बताएंगे कि एक्सपोजर टाइम का जो भी डिफरेंस होगा, बट हमें आंसर जो है वो मिनट्स में करना है। तो आप एक काम और साथ के साथ ही कर लीजिए कि 8 आवर्स को आप मिनट्स में चेंज करेंगे तो 480 मिनट्स हो जाएंगे, और आपके 90 सेकेंड्स जो है वो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मिनट्स हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय डेसिबल में कितना डिफरेंस हो रहा है वो आप चेक करें तो 110 माइनस 85 हो जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 19.14, राइट। सो ये 19.14 क्या है, एक्सपोजर टाइमिंग है पर यूनिट डेसिबल में, राइट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कितना डेसिबल जो है वो नॉइज़ लेवल आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आप जो है वो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं 3 डेसिबल का। आपको पर यूनिट का एक्सपोजर टाइमिंग पता है। अब जब बच्चों आप 3 यूनिट्स का जो है वो इंक्रीमेंट करते हैं, राइट, 3 यूनिट्स डेसिबल का इंक्रीमेंट करते हैं, तो उस केस में क्या आप निकाल सकते हैं एक्सपोजर टाइम? यस, क्योंकि मुझे पर यूनिट का पता है एक्सपोजर टाइमिंग कितना है, 19.14। तो 3 डेसिबल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और बच्चों इसको सॉल्व करूंगा जैसे ही, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 57.42 मिलेगा। और इन सब में अपन नियर अबाउट आंसर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स, राइट। सो क्लियरली हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। सिंपली आपको क्या करना है, पर यूनिट जो है वो एक्सपोजर टाइमिंग निकाल लेना और जितने डीबी के लिए पूछा जा रहा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये हमारा जो है वो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कुछ ग्राफ गिवन है ना, और ग्राफ जो है वो आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पे आपका डिस्टेंस टाइमिंग ग्राफ है, राइट। डिस्टेंस टाइमिंग ग्राफ आपको गिवन है और हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से यदि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग डिस्टेंस का। सो दैट इज़ d²s/dt²। अब ग्राफिकल सेंस में बात करें ना, तो d² / dt² किसी भी ग्राफ की क्या होती है बच्चों, कॉन्केविटी होती है। कॉन्केविटी का क्या मतलब हो गया कि ग्राफ जितना सडनली स्लोप उसका चेंज होगा, दैट इज़ द कॉन्केविटी पार्ट, है ना। जैसे किसी ग्राफ का स्लोली स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका कॉन्केविटी कम होगा, और यदि किसी ग्राफ ने सडनली जो है वो टर्न कर दिया तो इसकी कॉन्केविटी सबसे ज़्यादा है, राइट। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं फिजिकली, तब तो हम बात कर रहे हैं d²s/dt², बट उसके ग्राफिकली सेंस में हमें एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं
कॉन्केविटी की। तो जिस ग्राफ का कॉन्केविटी सबसे ज़्यादा होगा इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, राइट। अब आप ऑप्शन ए और बी तो डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज यहाँ पे तो देखिए लीनियरली ट्रेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे दोनों ऑप्शन। ऑप्शन सी और डी में कन्फ्यूज़न है तो इसको हम लोग दूर करते हैं। ऑप्शन सी में आप देखिए ध्यान से कि जो एक्स है उसकी कॉन्केविटी कम होगी, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्केविटी ऑफ द कार, यहाँ पे x जो है वो हमारी कोई कार है तो इसकी कॉन्केविटी, यदि इसका मोशन का हम कॉन्केविटी देखें तो वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉन्केविटी ऑफ कार वाई। इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द कार वाई। बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि हमें वो ग्राफ बताना है विच शोज दैट एक्स हैड हायर एक्सेलरेशन देन द कार वाई, राइट। सो ऑप्शन सी हमारा इस तरीके से डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब क्लियरली आप ऑप्शन डी देख सकते हैं कि इसमें एक ग्राफ आपका इस टाइप से दिया हुआ है और एक ग्राफ बाद में टर्न हो रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि इस ग्राफ का नीचे वाले ग्राफ का जो है ना, ये y जो हमारा ग्राफ है इसका कॉन्केविटी जो है बच्चों वो कम है, ये बाद में टर्न कर रहा है। इट मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे जो कॉन्केविटी होगा, है ना, तो ग्राफिकली इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो कॉन्केविटी ऑफ x इज़ हायर देन कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ y। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा हमारा x का वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द कार वाई, राइट। यही सिनेरियो उसको हमें बताना था कि भाई x का एक्सेलरेशन ज़्यादा है y के कंपैरेटिवली, ये कौन से ग्राफ में शो हो रहा है। सो क्लियरली हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड है, हम लोग इसका सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से बना लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे आपका एक तो जो है वो क्वार्टर सर्कल है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टर सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज़ माई क्वार्टर सर्कल, राइट, ये मेरा क्वार्टर सर्कल है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्वार्टर सर्कल है इसके अंदर हमें एक जो है वो ट्राइंगल जनरेट करना है, ट्राइंगल बनाना है। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा वो ट्राइंगल हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोनों साइड्स को, तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट्स जो है वो इन सबको बता देते हैं कि ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ए एंड दिस वन इज़ द पॉइंट आर, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू होगा और यही पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एस पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो शेडेड पार्ट है बच्चों इसका एरिया आपको गिवन है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या आप एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं कि दैट इज़ 1/2 एंड दिस इज़ पी क्यू इंटू में इसका हाइट जो है वो कितना हो जाएगा पी एस एंड दिस इज़ गिवन एज 24। बच्चों क्या आप इस सिचुएशन में इसका वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं कितना हो जाएगा इसका वैल्यू। यदि हम लोग पी एस का जो है वो वैल्यू निकालें तो क्या पी एस का वैल्यू 8 हो जाएगा, राइट, बिकॉज पी क्यू हमें पता है। सो पी एस जो है वो हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर। ऑफ कोर्स सेंटीमीटर है यहाँ पे ये। सो पी एस जो है वो और किसके इक्वल है, पी एस जो होगा वो क्यू आर के भी इक्वल है। इट मीन्स यही आपका क्यू आर होगा, राइट। अब पी आर जो है बच्चों वो पी आर आप यदि इसको कनेक्ट करते हैं, पी आर को मैं एक दूसरे कलर से यहाँ शो कर देता हूँ कि जो हमारा पी आर होगा यहाँ पे वो बेसिकली इस ट्राइंगल का, सॉरी नॉट ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का वो क्या होगा, एक डायगोनल होगा, है ना, इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल हो जाएगा। सो इस सिनेरियो में आप बोल सकते हैं कि जो आपका पी आर होगा, राइट, वो पी आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर हो गया आपका पी क्यू स्क्वायर, राइट, और ये आपका हो गया क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36 और 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करेंगे 10 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर आपका पी आर आ गया और पी आर बच्चों आप ध्यान से देखिए तो पी आर जैसे इसका रेडियस है और जैसे ही आपको रेडियस मिल गया तो क्या इस क्वार्टर सर्कल का आप एरिया बता सकते हैं। सो एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, राइट। पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड एरिया। सो क्लियर, हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों अगेन ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रैपेजियम इक्वल्स टू, तो हमें इस ट्रैपेजियम का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ साइड्स गिवन है, लाइक ये आपका जो है वो गिवन ट्रैपेजियम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैपेजियम को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो यहाँ पे जो है वो आपका ये ट्रैपेजियम है, और इस ट्रैपेजियम के अंदर जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, कुछ इस टाइप से जो है वो ये सर्कल ड्रॉ है, इधर से टच हो रहा है ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपका जो ये सर्कल है, राइट, ये सर्कल जो है वो यहाँ पे इसको टच कर रहा है इस टाइप से। सो यहाँ पे इस सर्कल का जो रेडियस है वो भी आपको गिवन है, रेडियस आपका कितना है यहाँ पे आर है, राइट, ये इसका रेडियस है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ आर। सो आपको बताएं कि ऐसे ट्रैपेजियम का जो एरिया है वो क्या होता है 1/2, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, पैरेलल साइड्स का जो है वो हमें सम करना होता है, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और आप बोल सकते हैं जो हमारी पैरेलल साइड्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सो 1/2 बच्चों, यहाँ से आप जो है वो पैरेलल साइड्स का सम देखें तो आपको साइड तो गिवन है, कुछ भी नहीं करना, ये ए साइड है ये बी साइड है, इट मीन्स ए प्लस बी हो गया, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, इट मीन्स 2r से मल्टीप्लाई हो गया, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी इंटू आर जो है वो इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्लियरली हमारा डी जो चॉइस है बच्चों वो करेक्ट था। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से जो है वो लगा लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई बास्केट है, बकेट है, पूरा का पूरा वाटर से इसको फिल किया गया है, राइट, इसमें वाटर फिल किया गया है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है बकेट का वो वाटर के रेस्पेक्ट में जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इनिशियली जब वाटर फिल होगा पूरा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, लेट्स से यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको खाली करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ से ड्रिप हो रहा है वाटर, तो उस केस में आप देखेंगे वाटर लेवल कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास खुद को एडजस्ट करेगा तो ये भी डाउन जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली आप देखेंगे कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि रिमेन्स स्टेशनरी, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है मूव्स अपवर्ड, तो ये भी बिल्कुल गलत है, जब फिल करेंगे तो ऊपर एडजस्ट होगा, अदरवाइज़ जब हम उसको टैंक को खोल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ से जो है वो सेंटर ऑफ मास डाउन ही जाएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी भी बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया, आउट ऑफ द रेस, राइट। ऑप्शन सी बोल रहा है मूव्स डाउनवर्ड ऑल द वे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये पूरा टैंक पूरा खाली हो जाएगा तो फिर से जो है वो टैंक खाली होने के बाद में जस्ट वहाँ पे एक बकेट ही बचेगा, तो बकेट का जो भी मास होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर वापस से सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे टाइम वो डाउनवर्ड नहीं रहेगा, तो ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनिशियली तो पहले डाउन जाएगा और जैसे ही वाटर टैंक पूरा खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास अगेन एडजस्ट होगा, और अगेन एडजस्ट होगा तो फिर से उसको ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। तो इनिशियली डाउनवर्ड जाएगा और फिर जो है वो अपवर्ड जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो चॉइस डी है बच्चों वो करेक्ट होगा। सो बेसिक साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। बच्चों ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट 7 persons A B C D E F G are sitting in row, so E and B are sitting adjacent to each other, so F is sitting between D and G, if C is sitting 4 places left of F, इसका मतलब F के लेफ्ट में हमें 4 places का अरेंजमेंट तो रखना ही पड़ेगा। सो हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिटिंग एट द सेंटर, तो हमें बताना है कि सेंटर पे जो है वो कौन नहीं हो सकता। सो देखिए कैसे इसका अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि सी इज़ सिटिंग 4 places लेफ्ट ऑफ एफ, इसका मतलब जहाँ पे भी एफ होगा उसके लेफ्ट में ऐसे 3 places होंगे खाली, हमें नहीं पता यहाँ कौन होगा, और यहाँ सी हो सकता है, सी हो क्या सकता है, कन्फर्म सी यहाँ पे ही होगा, ठीक है। इसके बीच में 3 places रहेंगे। क्वेश्चन में एक क्ल्यू आपको और दे रखा है, सो एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, सो एफ डी और जी के बीच में होगा, इट मीन्स गारंटी है कि यहाँ डी को होना ही पड़ेगा और यहाँ पे फिर जी को होना पड़ेगा, राइट। अब हमें और दे रखा है क्वेश्चन में एक क्ल्यू और कि ई एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, राइट। सो ई एंड बी जो है वो एडजेसेंट है इस तरीके से, तो ई एंड बी यहाँ पे होंगे, राइट। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनेगी, तो इट मीन्स जो है फर्स्ट केस आपका ये हो सकता है।
सिमिलरली ज़रूरी नहीं ऐसा ही केस हो, अगेन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एफ़ जो है वो हो सकता है कि एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे हो सकता है एफ़। इट मीन्स यदि एफ़ बच्चों यहाँ पे होगा तो उस सिनेरियो में आप बोलेंगे अच्छा एक पर्सन बच गया ना, यहाँ पे एक पर्सन बच गया, इट मीन्स जो है वो यहाँ पे ए होगा, राइट। ए को यहाँ पे अरेंज होना पड़ेगा क्योंकि ई और बी आपके एडजेसेंट है, राइट। अब एक पोजीशन यदि आगे शिफ्ट हो गया, इट मीन्स आपका जो है वो यहाँ पे सिनेरियो ये बनेगा कि एफ़ यहाँ शिफ्ट हो गया और 4 प्लेसेस पे आपको पता है कि सी होने वाला है, तो यहाँ सी होगा, राइट, और सी यहाँ होगा। तो उस सेंस में आप देखिए क्वेश्चन में अगेन सेकंड क्लू आपका ये था कि जो आपका एफ़ है वो डी और जी के बीच में है, राइट। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, तो इट मीन्स यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे फिर से आप क्या बोल सकते हैं जी। डी और जी को हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डी यहीं आए, यहाँ हो सकता है जी आ जाए, यहाँ डी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वो केस भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बनेगा, राइट। अब यहाँ पे ई और बी आपके फिर से एडजेसेंट है, तो ई और बी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब ए का जो नंबर है वो कहाँ आने वाला है, ए का जो नंबर है वो कहाँ आएगा, वो आप देख सकते हैं कि जो अब ए के लिए पोजीशन बचेगी इस बार वो यहाँ पे हो जाएगी, देखिएगा, राइट। ए की पोजीशन यहाँ पे होगी, इट मीन्स ये दो केसेस जो है वो आपके लिए पॉसिबल है और दोनों ही केसेस में आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इनमें सेंटर पे नहीं हो सकता। सो यहाँ पे सेंटर पे जो है वो कौन नहीं हो सकता, एफ जो पर्सन है ना बच्चों वो सेंटर पे नहीं हो सकता, डी सेंटर पे हो सकता है, बी भी सेंटर पे हो सकता है, जी भी सेंटर पे हो सकता है क्या, जी हो सकता है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए कि जी भी आपका जो है वो सेंटर पे किसी भी सिनेरियो में नहीं हो सकता, क्योंकि डी और आप जो जी को इंटरचेंज करेंगे ना तो भी जो है वो ये सेंटर पे कभी नहीं जाएगा। सो सेंटर पे नहीं जाएगा तो सेंटर के लिए फिर जो है वो कौन नहीं हो सकता, एफ जो है वो सेंटर में बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, ये सेंटर में कभी भी नहीं हो सकता। सो इस केस में आप देखेंगे कि जो हमारा चॉइस है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो एक सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देयर इज़ ए सर्कुलर ट्रैक, राइट, और 3 साइक्लिस्ट जो है वो यहाँ पे इस ट्रैक पे मूव कर रहे हैं और उनको नाम दिया हमने PQR, राइट। इनका सबका इंडिविजुअल स्पीड गिवन है, दैट इज़ 18, 27, 36 किलोमीटर पर आवर। So the circumference of the circular path is 5.4 kilometer. So after a lapse of how much time would they all meet at the starting point again, है ना। तो ये बहुत बार ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी साइकिलिस्ट का जो है वो टाइम निकाल लेंगे सर्कुलर पाथ के लिए। सो पहले हम पी के लिए निकालें तो टोटल जो ट्रैक का लेंथ है वो 5.4 है, इसका स्पीड 18 है। सो आप निकालेंगे 0.3 आवर जो है वो इसको लगने वाला है। देन क्यू साइकिलिस्ट जो है उसके लिए यदि टाइम निकालें तो 5.4 डिवाइडेड बाई इसका स्पीड 27 है, इसको सॉल्व करेंगे 0.2 आवर जो है वो इसका टाइमिंग होगा। फिर हम लोग आर के लिए बात करें तो आर के लिए 5.4 डिवाइडेड बाय अगेन 36 इसका स्पीड है, सो द टाइम विल बी 0.15 आवर, राइट। अब इसका फर्स्ट जो मीटअप टाइम है ना वो निकालना है और बच्चों आपको पता है कि जब फर्स्ट मीटअप टाइम निकालते हैं तो हम इन तीनों टाइम्स का एलसीएम लेते हैं। सो 0.3 और ये हमारा 0.2 है और ये बच्चों 0.15 है, राइट। इन सब का एलसीएम लेंगे हम तो 0.6 आर आने वाला है। अब इसको मिनट में चेंज कर लेंगे हम लोग तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 60, सो 0.6 इंटू 60, सो आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स, राइट। ये वो टाइमिंग होगा जिस पर वो पहली बार मिलने वाला है। सो क्लियरली हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक छोटे से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सप्लाई ऑफ फूड टू ए कम्युनिटी इज़ रिड्यूसिंग एट ए कांस्टेंट रेट, राइट। सो किसी भी फूड का जो अमाउंट है बच्चों वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पॉपुलेशन इज़ डाइंग आउट, ठीक है। जैसे जैसे फूड की जो सप्लाई है वो कम हो रही है तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो रही है। सो इग्नोरिंग अदर द फैक्टर्स, सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी मेड अबाउट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉर द पॉपुलेशन, राइट। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सप्लाई ऑफ फूड है ना उसका यदि ट्रेंड हम लोग देखें तो यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ फूड आप मान सकते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ फूड, राइट। यहाँ पे इस एक्सिस पे हम लोग ये ले रहे हैं और ये है हमारा टाइमिंग। जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगा और फूड की जो सप्लाई में वो कमी आएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे फूड की अवेलेबिलिटी मान लीजिए सबसे ज़्यादा थी
तो धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होगी और ये एक लीनियरली ट्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लीनियरली जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर कर दें तो उस केस में जो है वो लास्ट में आप देखेंगे ये तो ख़त्म होते होते फिर यहाँ पहुँच जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा तो ये सप्लाई जैसे जैसे धीरे होगी, फूड की सप्लाई जो है वो कम होगी, तो उस सेंस में आप बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी आएगा जब जितना भी फूड अवेलेबल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही फूड ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली जो है वो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस केस में जो है वो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज खाने के लिए कुछ भी फूड अवेलेबल नहीं रहेगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए बोल रहा है इट विल इवेंचुअली डाई आउट कम्प्लीटली। यस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक टाइम ऐसा आएगा, यदि यही ट्रेंड फॉलो होता गया तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जिसमें खाने के लिए बिल्कुल फूड नहीं बचेगा। इट मीन्स पूरी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इट विल स्टेबलाइज एट ए नॉन ज़ीरो नंबर, बिल्कुल रॉन्ग है ये। इट विल इंक्रीज आफ्टर रीचिंग द मिनिमम, बिल्कुल गलत है ये भी। और ऑप्शन डी इज सेइंग इट विल फॉल एंड राइज रिपीटेडली, राइट, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सो क्लियरली हमारा ए जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि लास्ट सेशन में भी कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का नंबर है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पेपर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट ए सेक्शन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो अगेन प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में दे रखा है देयर इज़ ए मार्क्समैन हैविंग 4 सक्सेस इन 6 अटैम्प्ट्स, राइट। उसके पास 4 सक्सेस आती है, 6 अटैम्प्ट वो टोटल करता है, राइट। 6 अटैम्प्ट उसके टोटल हैं जिनमें से उसको 4 सक्सेस मिलती है, राइट। दीज आर द सक्सेस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैड 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसेस। अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि वो 6 अटैम्प्ट ऐसे लेता है, 4 और आपका 5 हो गया, 6 अटैम्प्ट ही हो गया। आप वो थोड़ा सा सोच के देखिए कि 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस आनी है, तो आप पहले ये सोच लीजिए कि टोटल जो है वो हमारे पास कितनी हम लोग सक्सेस कौन कौन से अटैम्प्ट्स पर ले सकते हैं। 6 ट्रायल्स होंगे, हमें 4 सक्सेस चाहिए, कोई से भी 4 सक्सेस हम ले सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 सक्सेस, राइट। तो हमने यहाँ देख लिया कि 6 अटैम्प्ट थे, उनमें से 4 सक्सेस आपको लेनी है। तो पहले तो वो 4 सक्सेस के कितने आपके पास तरीके हो सकते हैं वो आपने देखा कि कोई से भी आप 6 ट्रायल में से 4 सक्सेस यदि सेलेक्ट करते हो तो 6 विल बी द टोटल नंबर ऑफ फेज। सॉल्व करेंगे तो टोटल आपके पास 15 तरीके आने वाले हैं जिनसे आप 4 सक्सेस ले सकते हो। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ये सक्सेस है वो कंसेक्यूटिव है, 3 सक्सेस यदि उनमें से कंसेक्यूटिव है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप थोड़ा सा उल्टा सोच के देखिए कि 3 सक्सेस यदि कंसेक्यूटिव मुझे नहीं रखनी है तो क्या सिचुएशन होगा। अब बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक केस ये हो सकता है कि 3 सक्सेस आपकी कंसेक्यूटिव नहीं हो तो उसके लिए एक फेलियर यहाँ आ जाए और एक फेलियर जो है वो आपकी कौन सी पोजीशन पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, तो आपकी 3 सक्सेस कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं होंगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक ऐसे ही वो तरीका और क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे तो पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी फेलियर जो है मैं एक यहाँ फिट कर देता हूँ और एक फेलियर बच्चों मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, राइट। एक फेलियर मैंने यहाँ फिट कर दिया तो फिर से मेरी कोई 3 सक्सेस कंसेक्यूटिव अब भी नहीं हो पाएगी, राइट ना। सेकंड पोजीशन पे मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैंने थर्ड इसको ऐसे चेंज कर दिया कि मेरा जो है फिर से एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया। मैंने ये किया कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे फेलियर डाला और फोर्थ पोजीशन पे फेलियर तो मैंने डाल दिया, मैं फिफ्थ पोजीशन पे फेलियर कर दूँ, क्या ये भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अभी भी 3 सक्सेस आप देख लीजिए। अब एस को आप कहीं प्लेस कर दीजिए, 3 सक्सेस आपकी कंसेक्यूटिव नहीं हो सकती, राइट। ऐसे फोर्थ केस बच्चों और क्या हो सकता है कि फिर से आप सिचुएशन सोचेंगे ऐसे, तो सिचुएशन सोचने पे आपको देखने को मिलेगा कि यदि आपका जो फेलियर है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे रहता है, राइट, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे रहता है, तो भी आपकी सक्सेस जो है 3 सक्सेस तो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकती। एक केस और हो सकता है, लाइक आप जो है वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका जो है वो यहाँ पे एक केस ये बन जाएगा कि जो है आप यदि सक्सेस को 3 सक्सेस को कंसेक्यूटिव नहीं रखना चाहते हैं तो फेलियर को आप कहाँ डाल देंगे, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे थर्ड हो गया और यहाँ बच्चों आपका फिफ्थ पोजीशन हो गया, है ना। ये तो हमने कंसिडर कर लिया था, तो सेकंड और फोर्थ पे डाल दीजिए, राइट। सेकंड और फोर्थ का भी केस हमने कंसिडर कर लिया,
तो एक काम करिए आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे फेलियर लगा देते हैं, फर्स्ट और फोर्थ पे। तो क्या अब कोई सक्सेस जो है वो कंजिक्यूटिव होगी? 3 सक्सेस तो कंजिक्यूटिव अब भी नहीं होंगी। और एक लास्ट केस हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि फिर से हमने 6 अटैम्प्ट्स ये लिए और यहाँ पे जो मेरी फेलियर्स है वो लेट से मैंने यहाँ एक फेलियर लगा दिया और एक फेलियर यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब फिर से मेरी 3 सक्सेस बच्चों कंजिक्यूटिव नहीं हो सकती। तो ये लास्ट केस है, इसके अलावा आप एक भी ऐसा केस जनरेट नहीं कर सकते जिसमें आपकी 3 सक्सेस जो है वो लगातार नहीं हो रही हो, राइट। तो हमें वो केसेस चाहिए जिनमें आपकी 3 सक्सेसेस कंजिक्यूटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो 15 वेज थे, तो उनमें से यदि मैं माइनस कर दूँ, रिमेनिंग वेज निकालूँ, तो रिमेनिंग वेज कितने हो जाएंगे? 15 माइनस 6, दैट इज़ गोइंग टू बी 9। 9 ऐसे वेज बच जाएंगे जिनमें मेरे 3 सक्सेस जो है वो कंजिक्यूटिव रहेंगी और हमें इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है हमारी रिक्वायर्ड किसी भी इवेंट ए की, दैट इज़ गोइंग टू बी 9/15। इसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। सो होपफुली बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पार्ट ए रहेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आपका रैंक जो है वो इसी से डिसाइड होगा। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है वो सही कर पाएँ, राइट। और वो भी ऑप्टिमम टाइम में, लाइक 25-30 मिनट्स में हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको इतना थोड़ा प्रैक्टिस इसको करना होगा और इसको पार्ट ए को थोड़ा टाइम देना होगा, सो दैट आप अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है वो बहुत अच्छी रैंक जो है वो ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, सो दैट ये नॉलेज जो है वो उन तक भी पहुँच सके।